हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जिसका नाम सांग यू है उसके बारे में पता चलता है कि वो एक पुअर और ऑर्फन लड़की है जो कि अपनी बड़ी सिस्टर के घर पर उसके साथ रहती है। लेकिन उसका जीजू जिसका नाम जाओ है वो बहुत मीन इंसान है। उसका जब भी मन करता था वो उसे बहुत बुली करता था और आज के दिन तो उसने हद ही कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर अपनी छोटी बहन को बचाती है और उसे घर से भगाने में हेल्प करने लगती है। उससे कहती है कि जाओ और अपनी जिंदगी जी लो। लेकिन सांग्यू अपना एक सूटकेस उठाकर बाहर पहुंची हुई थी दरवाजे के आगे और यही सोचे जा रही थी कि मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं और कौन मुझे रहने की जगह देगा। और बस यही सोच रही होती है कि यहीं पर ही हमारे ड्रामे की मेन लीड की एंट्री होती है और हमारे मेन लीड का नाम है यानचन। यानचन बहुत हैंडसम है और वो उसे आते ही कहता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसने मेरी ग्रैंड माँ चिन की जान बचाई थी और वो हमारी शादी कराना चाहते हैं। सांग्यू को और क्या चाहिए था, इतना हैंडसम लड़का उसके लिए छाता लिए खड़ा था। वो उसी के छाते के अंदर आ जाती है और उसके बाद नेक्स्ट ही डे वो दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करने पहुंच जाते हैं। सांग्यू सिर्फ 20 इयर्स की थी और उसे बहुत रिलक्टेंट फील होता है कि अचानक से उसकी शादी हो गई है उस लड़के से जिससे वो थोड़ी देर पहले मिली थी। और यानचन उसे भी अकेले रहने की आदत थी। वो शावर लेकर बिना शर्ट पहने बाहर आ जाता है। अब यानचन को उसे छेड़ने का काफी मजा आता है। वो पूछती है कि मैं क्या सोफे पर सोऊंगी, तो वो कहता है नहीं, तो मास्टर बेडरूम में मेरे साथ भी सो सकती हो। ऑफ कोर्स हम दोनों एक लीगल कपल हैं। अब उसकी बात सुनते ही सांग्यू शर्माती है और फिर वो उसके ऊपर ही जाकर गिर जाती है गलती से और एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया था। लेकिन यहाँ पर इतने में सांग्यू की मोबाइल की बेल बजती है तो डिस्ट्रैक्ट होना पड़ता है। एक्चुअली उसकी मैनेजर ने उसे आज ओवर टाइम पर बुलाया था। वो वहाँ से जाने लगती है तो यानचन उसे रोकता है और उसे घर की कीज देता है। कहता है कि लेट वापस आ जाओ तो परेशान मत होना। आज सांग्यू को बहुत स्पेशल लगता है। उसका कभी भी अपना घर नहीं था लेकिन आज उसे शेल्टर मिल चुका था, उसका अपना एक छोटा सा घर, जिसकी वजह से वो बहुत सुरक्षित फील करती है। उधर हमें सांग्यू की मैनेजर ली को दिखाते हैं जो कि एक मीन इंसान थी और उसने आज एक क्लाइंट को वहां पर बुलाया हुआ था और उससे यही बोला था कि ये लड़की इसने पहले कभी डेट नहीं किया और मुझे यकीन है कि तुम आज रात इसके साथ बहुत एंजॉय करने वाले हो और उसके बाद हमारी अगली डील पक्की होगी। ये सुनकर वो आदमी भी बहुत खुश हो जाता है और उसे जब पता चलता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये ऑर्फन है, से कोई बचाने भी नहीं आएगा, तो उसकी खुशी और भी डबल हो जाती है। जबकि उधर यानचन वो देखता है रात के 2 बज गए हैं तो उसे परेशानी होने लगती है कि मेरी वाइफ ही अभी तक वापस क्यों नहीं आई। वो उसे फ़ोन करता है, उसका फ़ोन बंद जाता है और इसी वक्त वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मेरी वाइफ की लोकेशन पता करो, उसका फ़ोन कहाँ ऑफ हुआ है। अब बस सांग्यू बेचारी जो उस वक्त अपनी जान बचाकर भागने वाली थी वो आकर सीधी लैंडिंग करती है अपने ही हस्बैंड यानचन की बाहों में। एक्चुअली उसे कोई ड्रग दे दी गई थी जिसके बाद वो बहुत हॉट फील कर रही थी। अब यहाँ पर वो टकला वाला क्लाइंट जैसे ही यानचन को देखता है तो एक्टिंग करने लगता है। कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और ड्रंक ज़्यादा है इसलिए मुझे वापस कर दो। लेकिन आगे से यानचन कहता है कि मिस्टर गू की वाइफ कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। ये सुनते ही वो क्लाइंट तो कांपने लगता है और तुरंत ही नील डाउन कर जाता है और कहता है कि आप मिस्टर गू यानचन है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे एक दफ़ा जाने दें। उसे तो बताया गया था कि इस लड़की के आगे पीछे कोई भी नहीं है। अब उसके बाद यानचन अपनी वाइफ को उठाता है और घर पर ले आता है। यहाँ पर सांग्यू की हालत बहुत ख़राब थी। वो बार बार यानचन को अपने क्लोज किए जा रही थी और नाम भी उसी का ही ले रही थी और उसे बोल रही थी मेरे हबी मेरे पास आ जाओ। यानचन पहले तो हेजिटेंट होता है लेकिन फिर सोचने लगता है कि इसमें शर्माने की क्या बात, ये मेरी लीगल वाइफ है और इसका मुझ पर और मेरा इस पर अधिकार है और वैसे भी डिमांड तो अब यही कर रही है। और फिर इसी के साथ ही वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सांग्यू उठती है तो बहुत शर्माती है और यानचन भी उसे छेड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और बताता है कि कल रात तुम कितनी नॉटी हो रही थी और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि मुझे यानचन मत बुलाओ, प्लीज़ कल रात की तरह हनी बोलो ना जैसे मुझे पहले बुला रही थी। अब ये सब सुनने के बाद सांग्यू वहाँ से भागने की करती है। सांग्यू को आज काम पर जाना था। वो हानचे कंपनी में काम करती थी लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती उसे कुछ रिपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उससे पहले ही पता चलता है कि मैनेजर ली को यहाँ से फायर कर दिया गया है जिसने कल रात सांग्यू को ट्रैप करने की कोशिश की थी। अब सांग्यू सोचने लगती है कि तो मेरा किस्मत बहुत साथ दे रही है, मुझे एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी और उसे सज़ा भी मिल चुकी है।
जबकि दूसरी तरफ हमें यानचन को दिखाते हैं। यानचन ने एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी हुई थी। वो अपनी वाइफ को टेस्ट कर रहा था। उसने यही बताया था कि वो हुआनची कंपनी में एक मामूली सा ड्राइवर है और प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, ऑल्दो खुद वो प्रेसिडेंट गू था। आज वो एक मीटिंग के लिए जा रहा होता है कि यहीं पर ही वो सांग यू को देखता है, जो कि एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी एक पार्टी में जाने के लिए। उसे देखते ही वो अपनी मीटिंग कैंसिल करता है और अपनी वाइफ के पीछे पीछे जाने लगता है कि उसी के साथ ही लंच करूंगा। लेकिन जहाँ पर सांग यू गई थी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स और कोलीग्स सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं, उसे नीचा देखते हैं और उसके बारे में बुरी भली बातें भी बोल रहे थे। एक्चुअली आज उसकी एक स्कूल फ्रेंड शिन रान की बर्थडे थी और उसी बर्थडे पर वो भी बुलाई गई थी। लेकिन वहाँ पर सारे लोग उसे कहते हैं कि शायद ये सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए 5 स्टार होटल में आई है, वरना इसकी इतनी औकात कहाँ। और यहाँ पर उसके बारे में ये रूमर्स भी फैली हुई थी कि ये दूसरों के हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स को सीड्यूस करके उन्हें चोरी करने की कोशिश करती है। और यही बोल रहे थे कि शिनरान के साथ इसने हाई स्कूल में भी एक दफ़ा ऐसा ही किया था। और शिनरान वो तो बस मीठी छुरी बनने की कोशिश कर रही थी। वो सबके सामने तो सांग यू की साइड लेती थी, लेकिन इस तरह के टॉन्ट करती थी कि वो बेचारी नीची देखी जाए। यही कहती है कि इसको क्यों इतना तंग कर रहे हो, इस बेचारी का आगे पीछे कोई नहीं है, ये बहुत गरीब है, इसे और बुली ना करो। शिनरान की अभी नई नई शादी हुई थी और वो अपने हस्बैंड पर बहुत प्राउड भी फील करती है, क्योंकि वो हुआनची कंपनी में एक बहुत बड़ा मैनेजर था और वो उसकी तारीफें करते हैं, उसकी सैलरी और उसकी कार के बारे में बताते हैं। और सभी यही कह रहे थे कि शिनरान की जो किस्मत है वो सांग यू की कहाँ हो सकती है। सांग यू ऐसे इससे मुकाबला करती है। सांग यू कहती है कि मुझे किसी के हस्बैंड पर नजर डालने की कोई जरूरत नहीं, मेरा अपना पति बहुत हैंडसम है। वो सुनती हैं कि अच्छा तो तुम्हारी शादी हो गई, क्या करता है तुम्हारा हस्बैंड? वो बोलती हैं हुआनची में ही काम करता है और वो प्रेसिडेंट का ड्राइवर है। ये सुनकर सब उसका और भी मजाक उड़ाते हैं और ये सारी बातें जो कि पीछे खड़ा यानचन सुन रहा था वो तुरंत ही सामने आ जाता है और अपनी वाइफ के साथ आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही सारे लोग उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो इतना हैंडसम था और इतना गुड लुकिंग कि हर कोई शॉक्ड रह जाता है कि सांग यू की किस्मत कितनी कमाल की है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें रियलाइज होता है कि लड़का एक ड्राइवर है। बस सिर्फ गुड लुक्स पर इसने नजर रखी, ये ना देखा कि वो लड़का करता क्या है। अब इनका फ्यूचर तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं होने वाला। इवन कि कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कहने लगते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पर फ्री मील दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले सांग यू पहले हमें डांस करके दिखाए आज की पार्टी में। और जब कुछ गर्ल्स उसके हस्बैंड की छोटी सी जॉब पर उसे टॉन्ट कर रही थी तो सांग यू कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड पर प्राउड है, इसने मुझे घर दिया है, ये मुझे सपोर्ट करता है, हर वक्त मेरी सुरक्षा करता है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो यानचन का मन बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसी ही वाइफ चाहिए थी जो उसके पैसे के पीछे नहीं हो, ना ही उसके पावर के पीछे, बल्कि उसकी रियल सेल्फ से प्यार करे। अब इतने में वहाँ पर वो लोग 1987 की एक वाइन लेकर आते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी, पूरे 2 लाख की। लेकिन यानचन को बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो लोग उसकी वाइफ को बुरा भला बोल रहे थे तो वो उठाता है और वो वाइन की बोतल नीचे फेंक देता है। ये सुनकर तो शिनरान के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम एक आम से ड्राइवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की। लेकिन वो बोलने लगता है कि ये नकली वाइन थी और यहाँ पर डिस्काउंट में मिली हुई थी। और उसके बाद 2 एक्सपेंसिव सी वाइन्स ऑर्डर कर देता है जो कि सिर्फ वहाँ के स्पेशल मेंबर्स को मिलती है और वहाँ का स्पेशल मेंबर कोई आम इंसान नहीं बन सकता था। ये सुनकर तो सारे हैरान रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद प्रेसिडेंट का ड्राइवर होने की वजह से ये प्रेसिडेंट का यहाँ का मेंबरशिप का कार्ड यूज कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शिनरान के हस्बैंड को शक हो जाता है। उसे यानचन का एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा ओवर लग रहा था और साथ ही साथ वहाँ पर पार्किंग वाला आया था जो कि उसे कार की कीज देकर जाता है। वो एक वीआईपी कार थी, लिमिटेड एडिशन की मर्सिडीज। यानचन कहने लगता है अब अपनी वाइफ की इंसल्ट का बदला लेते हुए बोलता है कि जो कोई भी यहाँ पर मेरी वाइफ के लिए गाना गाएगा, डांस करेगा, उसे खुश करेगा, ये कार मैं उसे दे दूंगा। तो अब तो शिनरान के हस्बैंड को कंफर्म हो गया था कि इसका सरनेम भी गू यानचन है और हो सकता है कि ये गू ग्रुप का प्रेसिडेंट ही ना हो। वो कंपनी जहाँ पर वो मैनेजर था शायद ये वहाँ का बॉस है। वो जाता है और उसके आगे झुक जाता है।
लेकिन शिनरान अभी भी बेवकूफ़ी कर रही थी। वो उसी टाइम पर मैनेजर को बुला लेती है और कहने लगती है कि मैनेजर मेरे अंकल हैं, यही इसको सबक सिखाएंगे। यहाँ पर कोई है जो कि मिस्टर गू बनने का प्रिटेंड कर रहा है और वो है उनका ड्राइवर। लेकिन जैसे ही मैनेजर वहाँ पर पहुँचता है, वो आते ही एक थप्पड़ दे मारता है और वो भी शिनरान के मुँह पर, और उससे कहने लगता है कि तुम क्यों यहाँ पर फस क्रिएट कर रही हो। और उसके बाद यानचन उठता है, कहता है कि मेरी वाइफ और मैं यहाँ पर नहीं बैठेंगे क्योंकि तुम लोगों की सोच ही बहुत नीची है। और वो वहाँ से रॉक करता हुआ अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के निकल जाता है। अब ये देखकर सांगयू रास्ते में यानचन से पूछने लगते ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। तो वो कहने लगता है कि वो जो वेटर था ना, उसको मैंने 50 युआन दिए थे और जो मैनेजर था उसको 100 युआन दिए, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। और सांगयू जो इतनी सीधी सादी सी लड़की थी, वो इसी बात पर एतबार कर लेती है क्योंकि उसने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं थी और उसे तो कभी भी नहीं पता था, वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि उसका हस्बैंड इतना पावरफुल होगा। लेकिन इतने में उसका मूड एक और बात से ख़राब हो जाता है जब वो देखती है कि यानचन के फ़ोन पर एक लड़की की कॉल आ रही है। उसका नाम जिया जिया लिखा हुआ था और वो यही कह रही थी कि मैं जल्द ही अब्रॉड से वापस आ रही हूँ और तुम्हें मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। ये सुनकर तो सांगयू जेलस हो जाती कि कहीं ये मेरे हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं। अब सांगयू से मिलने के लिए उसकी सिस्टर भी पहुंच जाती है, जो उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जीजू आजकल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कहता है कि सांगयू की शादी हो गई है तो हमें भी बदले में डाउरी के पैसे चाहिए। लेकिन आगे से वो कहने लगती है कि हम कब तक जीजू के जुल्म को बर्दाश्त करेंगे, वो 10 साल से आपको अब्यूज़ करता आ रहा है। और इतने में ऊपर से जाओ भी पहुंच जाता है। ये सुनते ही वो गुस्सा करता है कि तुम मेरी बेगम को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। तुरंत ही मुझे 1 मिलियन दो, तुम इतने साल मेरे घर में रही हो, तुम्हारे पास तो रहने की जगह भी कोई नहीं थी। लेकिन सांगयू कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ से तुम्हें 1 मिलियन दे, वो बेचारा एक मामूली सा ड्राइवर है। अब ये बात सुनते ही जाओ चिंग उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता, लेकिन अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ पर यानचन पहुँच चुका था, जो उसे कहता है कि अपना मुंह खोलो। वो बोलता है 1 मिलियन, तो वो उसी टाइम पर उसे एक कार्ड दे देता है और उससे कहता है कि इसके बदले तुम्हें एक किक भी खानी पड़ेगी, और उसे मारकर वहां से भेजता है। लेकिन इतने में सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों पार्टीज को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में यानचन तो बिल्कुल कूल खड़ा हुआ था, लेकिन सांगयू बहुत डर जाती है कि मेरी वजह से तुम भी लड़ाई में पड़ गए और अब पता नहीं कौन हमारी बेल कराएगा। यहाँ पर जाओ ने बहुत उल्टा सीधा भी बोला था, और वो भी सांगयू के खिलाफ। लेकिन यानचन कहता है इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी वाइफ के कान के पास आकर कहता है कि शादी वाली रात जो हमने इकट्ठे बिताई थी, मुझे पता है वो तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी। ये सुनकर तो सांगयू और भी शर्मा जाती है कि इसे पुलिस स्टेशन में भी कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद कोई आता है और इनको बचा लेता है, और वो होता है यानचन के बॉस का एक लॉयर, यानी कि मिस्टर गू का लॉयर। ये सुनकर सांगयू बहुत हैरान होती है और कहने लगती है कि तुम्हारा बॉस इतना काइंड है, एक ड्राइवर के लिए उसने एक स्पेशल लॉयर भेज दिया है। अब सांगयू को शक ना हो जाए, इसीलिए गू यानचन ने अपना असिस्टेंट भी वहां पर बुलाया हुआ था, जो पूरी पूरी एक्टिंग करने लगता है और कहता है यानचन तुम 2-3 दिन से काम पर नहीं आए हो, मिस्टर गू तुम्हारा पूछ रहे हैं क्यों एब्सेंट हो। और फिर उसे यकीन हो जाता है कि वाकई ये ड्राइवर ही है। अब उसके बाद यानचन सांगयू से पूछने लगता है कि तुम इस इंसान के साथ कैसे इतने साल रही थी, तुम्हारा जीजू तो बहुत बुरा इंसान है। वो आगे से बताने लगती है कुछ भी नहीं, बस मैं उसे पैसे देती थी तो फिर वो कभी मुझे नहीं मारता था। उसे टाइम पर पैसे चाहिए होते थे। जब मैं स्कूल में काम करती थी तब भी मैं ओवरवर्क करती थी, पार्ट टाइम जॉब्स में, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाकर बर्तन धोने, इसी तरह से किसी न किसी तरह मैं उसका मुंह बंद करा ही लेती थी। अब ये सुनकर यानचन को बहुत अफसोस होता है कि सांगयू ने इतना मुश्किल बचपन गुजारा है, और साथ ही वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे भूल गई क्या, हमारी एक दफ़ा पहले भी मुलाकात हुई थी। और इसी के साथ ही सांगयू को याद आने लगती है एक दफ़ा वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर कुछ फ्लायर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी कि यहीं पर ही यानचन की दादी थी जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। लेकिन सांगयू ने जाकर उनको संभाला था और उनको पानी भी पिलाया था, और उसके बाद उन्होंने अपने पोते को वहां बुला लिया था। और उनका पोता कोई और नहीं बल्कि यही यानचन ही था, जिससे पहली मुलाकात हुई थी सांगयू की। और उसी टाइम पर यानचन तो उसे अपना दिल ही दे बैठा था। वो भी यही सोच रहा था कि दादी तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे तो बस उसी लम्हे सांगयू पसंद आ गई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। और तब से उसने सांगयू पर नजर रखी हुई थी, और जैसे ही वो घर से निकाली गई थी तो दादी का बहाना करके उसने उसे प्रोटेक्ट किया था और उससे शादी कर ली थी।
मतलब इसी तरह से दिन बीते चले जा रहे थे और एक दिन सांग यू अपने काम पर जाते हुए बता रही थी कि आज हमारी कंपनी में एक इवेंट है और लकी ड्रॉ में पता है एक बहुत बड़ा विला भी मिलने वाला है किसी एक एम्प्लॉय को। मेरे लिए प्रे करना, काश वो मुझे ही मिले। लेकिन मेरी लक इतनी अच्छी भी नहीं है। आगे से यानचन उससे कहने लगता है कि जब से तुम्हारी मुझसे शादी हुई है देखना तुम्हारी लक बदल चुकी होगी। और उसके निकलते ही वो फ़ोन कर देता है अपने मैनेजर को और कहता है कि एक एक्स्ट्रा विला भी डाल दो प्राइज मनी में, जो कि ऑफ कोर्स मेरी वाइफ को ही मिलना चाहिए। और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ को पता चले उसकी पावर्स का, और ना ही वो किसी और एम्प्लॉय का हक मारना चाहता था। अब इसी तरह से जैसे ही वो लकी ड्रॉ करने के लिए पहुंचती है तो बहुत से लोग उसे नीचा देख रहे थे क्योंकि वो सिर्फ एक इंटर्नी थी और उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ पर लकी ड्रॉ में अलाउ ही नहीं होना चाहिए, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग वो लकी ड्रॉ में भाग ले सकती थी। अब वो देखते हैं कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसका तो विला निकल आया है। उसे बुली भी करते हैं और कहते हैं कि तुम कंपनी के लिए इतनी यूजफुल भी नहीं हो। यूं करते हैं कि इस विला को कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के लिए एक डॉर्मेट्री बना देते हैं। और वो उसी पेपर पर उससे साइन भी लेने ही वाले थे कि यहाँ पर बेचारी सांग यू कुछ भी नहीं कर पा रही थी उनके प्रेशर की वजह से। वो सभी सीनियर्स थे और कोई उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, जो कि हमेशा की तरह से यानचन ही था, जो कि उन डॉक्यूमेंट्स को भी फाड़ देता है और कहने लगता है कि यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरी वाइफ को बुली करने की। ये बिल्कुल फेयर तरीके से वो विला जीती है। इतने में ऊपर से एक और मैनेजर भी पहुंच जाता है। उन्हें लगा था कि ये आकर यहाँ से यानचन को निकालेगा, लेकिन वो यानचन की ही साइड लेने लगता है, बल्कि उस मैनेजर को ही डांट देता है जिसने सांग यू के साथ चीटिंग करने की कोशिश की थी। अब उसके बाद सांग यू और यानचन उसी विला में जाते हैं और यानचन उसे खुश देखकर और भी खुश हो गया था। लेकिन यहाँ पर सीक्रेटली कोई उनकी फोटोज बना रहा था और उनकी एक वीडियो बनाकर वो लोग किसी को सेंड कर देते हैं, जो कि होती है जिया, जो कि अभी अब्रॉड से वापस आई थी। वो जब देखती है कि यानचन ने किसी से सीक्रेटली शादी कर लिया तो वो बहुत जेलस होती है और कहती है कि मैं इनको बर्बाद करके रख दूंगी। अब नेक्स्ट डे मिस्टर गू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी पर जाना था, तो यानचन अपनी वाइफ को कह देता है कि आज रात मैं लेट आऊँगा, मुझे ज़रा ओवरवर्क करना है। वो चला जाता है और पीछे सांग यू को भी कॉल आ जाती है और उसके नए बॉस ने उसे यही कहा था कि आज रात को एक पार्टी है, उसमें बहुत स्पेशल गेस्ट्स ने आना है और मिस्टर गू भी वहाँ पर होंगे, हमारे ग्रुप के चेयरमैन। तो अपनी सर्विसेज देने के लिए बहुत से इंटर्नीज को बुलाया गया था, जिसमें से एक सांग यू भी थी। अब उसी पार्टी में काम करने के लिए सांग यू भी पहुंच जाती है और अपनी बेस्टी के साथ खड़ी हुई थी। वहां पर बहुत से लोग इनको देखकर इनका मजाक उड़ा रहे थे कि यहाँ पर फ्री का खाना खा रहे हैं। अब ये सुनकर सांग यू को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन साथ ही साथ जैसे उन्हें खबर मिलती है कि मिस्टर गू यहाँ पहुंच चुके हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बाकी लोगों की तरह वो भी देखने के लिए जाती है एक झलक कि मिस्टर गू दिखते कैसे होंगे। लेकिन वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी कि वो लोग पीछे ही रह जाते और उन्हें यानचन यानी कि गू दिखाई ही नहीं दे पाता और इस तरह से यानचन का राज ही रह जाता है। और उसके बाद उसका असिस्टेंट, जिसने यहाँ पर सांग यू को खड़े हुए देख लिया था, वो जाकर गू यानचन को बता देता है कि आज आपकी वाइफ भी यहीं पर ही आई हुई है और वो भी आज अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगी। वहीं पर ही एक लेडी होती है जिसके कपड़ों पर थोड़ा सा दाग लग जाता है सांग यू की वजह से, लेकिन वो बहुत गुस्सा करती है और चिल्लाती है, कहती है कि मेरा ये डिजाइनर ड्रेस बहुत महंगा था और उसके कपड़ों पर भी पानी फेंक देती है और बोलती है कि अभी भी हमारी हिसाब बराबर नहीं हुआ, क्योंकि इतना महंगा ड्रेस तुम्हारी एक सस्ती सी शर्ट के गंदा होने से इसका हिसाब बराबर नहीं होता। अब वो वहां पर उसकी इंसल्ट कर रही थी, तो यानचन बर्दाश्त कैसे कर सकता था। वो तुरंत ही आता है और कोर्ट से अपनी वाइफ को कवर करता है और उनसे कहने लगता है कि आप यहाँ की बहुत ऑनरेबल गेस्ट बनकर आई हैं, लेकिन लगता है कि आपको इज्जत करानी नहीं आती। अमीर फैमिली की लगती है, ड्रेस तो बहुत महंगा है पर सोच तो बहुत सस्ती है आपकी। एक वेटर की गलती पर उसे इतना जलील करना आपको कोई अधिकार नहीं है। और इसके साथ ही असिस्टेंट आता है और वहां से उस लेडी को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मिस्टर गू को आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आया था। अब यानचन भी अपनी वाइफ को यही कह देता है कि हो सकता है मिस्टर गू को ये पहले ही पसंद ना हो और हो सकता है अनइनवाइटेड यहाँ पर आई हो, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। अब उसके बाद वो सांग यू को वहाँ से ले जाता है, लेकिन कुछ गेस्ट्स वहाँ पर गॉसिप करने लगे थे और कहने लगते हैं कि ये तो मिस्टर गू ही था और उसका इस लड़की से क्या रिश्ता, क्या ये इसकी मिस्ट्रेस है। लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट मुड़ता है और कहता है कि सब अपने मुंह बंद कर लो, ये मिस्ट्रेस नहीं है, ये मिसेस गू है। और अगर मिस्टर गू ने ऐसे शब्द सुन लिए अपने वाइफ के बारे में तो तुम सबकी जुबानें खिंचवा देगा।
अब वहाँ से बाहर निकलते हुए सांग यू तो मिस्टर गू की बहुत तारीफ कर रही थी कि वो हमेशा अपने ड्राइवर की इतनी हेल्प करता है, बहुत ग्रेट इंसान है। अब ये सुनकर पता नहीं क्यों यान चन को ही जेलसी होने लगती है अपनी ही दूसरी पर्सनैलिटी से। वो अपनी वाइफ सांग यू को दीवार से लगाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे सच सच बताओ, अगर मेरी जगह मिस्टर गू होता, ह्वानचल ग्रुप का चेयरमैन, और वो तुम्हें ऑफर करता शादी की, तो क्या तुम मुझे चूज करती या फिर उसे? तो आगे से सांग यू कहने लगती है, क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो? और फिर उसे सच सच बता देती है। कहती है कि मैं मिस्टर गू से कभी शादी ना करती, क्योंकि मैं और तुम बिल्कुल मैचिंग है। और मिस्टर गू इतना बड़ा इंसान, इतनी बड़ी फैमिली में जाकर मैंने क्या करना था? लोगों ने मुझे वहां से बुली करके निकलवा ही देना था, और शादी हमेशा मैच के लोगों में ही होती है। अब ये बात सुनकर एक दफा यानचन को खुशी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ वो सैड भी हो जाता है। अब वो अपनी वाइफ को किस करता है, क्योंकि उसे कंफर्म हो गया था वो उसे ट्रू लव करती है। अब वहां से वापस जाने का समय था। यहाँ पर असिस्टेंट से गलती हो जाती है, उसने गाड़ी को बिना ड्राइवर के छोड़ना था, क्योंकि ऑफ कोर्स ड्राइवर की ड्यूटी तो यानचन खुद करता था। यहाँ पर गलती से ड्राइवर भी बैठा हुआ था, और उसे देखकर यानचन को फिर से बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। वो सांग यू से कहता है, कुछ नहीं, मिस्टर गू के बहुत सारे ड्राइवर हैं, और हम ड्राइवर्स कभी कभी एक दूसरे की फैमिलीज के लिए ड्राइवर के तौर पर भी काम करते हैं, और ये मेरा ड्राइवर फ्रेंड, ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल हमारे लिए शोफर बना हुआ है। अब इतने में सांग यू देखती है तो जिया जिया की बार बार यानचन को कॉल्स आ रही थी। वो उससे पूछती है, लेकिन यानचन कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी कॉल्स भी काट देता है। पर सांग यू को शक हो गया था कि मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। अब वो दोनों घर चले जाते हैं, और सांग यू यानचन से बहुत प्यार करती, और वो दोनों इकट्ठे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहते थे। उनका कपल एकदम परफेक्ट था। लेकिन आज उनके घर पर कुछ स्पेशल होता है। रात को कोई आ जाता है, और वो थी जिया जिया, जो कि घर में घुसते ही यानचन को हक कर लेती है और उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। साथ ही अपना इंट्रोडक्शन भी कराती है कि मैं हूँ यानचन की बचपन की फियांसी, उसका चाइल्डहुड लव और उसका फर्स्ट क्रश। अब ये सुनकर तो सांग यू और भी सैड हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद यही वजह है जिसकी वजह से यानचन ने आज तक मुझे अपनी फैमिली से भी नहीं मिलवाया। शायद उसकी फैमिली इसकी शादी इससे कराना चाहती है, और ये मुझसे शादी कराया। अब वो बेचारी चुपचाप वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन यानचन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो जाते जाते उसे रोकता है और अपने साथ खड़ा कर लेता है, और जिया जिया से कहने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, और तुम्हारे साथ मेरा जो भी रिलेशनशिप था वो 5 साल पहले खत्म हो गया। हमने ब्रेकअप कर लिया था, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं। प्लीज इस घर से निकल जाओ, और हम हस्बैंड वाइफ की हैप्पी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। और उसके बाद उसे धक्का मार के घर से बाहर फेंक देता है। अब उसके बाद वो सांग यू को मनाने की कोशिश करता है। सांग यू से कहती है कि तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है, मुझे लगता है कि तुम एक मिस्टीरियस इंसान हो। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं इससे प्यार नहीं करता, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, कुछ बातें हैं जो तुम्हारे और मेरे बीच सीक्रेट है, और वो सही टाइम आने पर मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना। अब उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे सांग यू ऑफिस में जाती है, तो ऑफिस में हर तरफ यही गॉसिप्स चल रही थी कि मिस्टर गू जो इतना सक्सेसफुल चेयरमैन है, उसने सीक्रेटली शादी की हुई है। हर कोई यही सोच रहा था कि वो लकी गर्ल कौन हो सकती है। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स सांग यू को भी छेड़ती हैं कि तुम्हारी भी तो अभी अभी शादी हुई है, और तुम्हारे हस्बैंड का सरनेम भी गू है, कहीं ये वही तो नहीं। लेकिन सांग यू कहती है मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, और वैसे भी गू तो बहुत से लोगों का नेम होता है। अब जब ऑफिस से वापसी पर उसे पिक करने के लिए यानचन आता है, तो वो गाड़ी में उसे यही बात कर रही थी कि कहीं तुम मिस्टर गू तो नहीं, तुमने भी तो बहुत से सीक्रेट्स रखे हुए हैं मुझसे। अब ये बात सुनते ही उसे लगता है कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ। वो तुरंत ही उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, प्लीज प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन इतने में कि वो ये बात उसे बता सांग यू को एक मैसेज आता है, और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्चुअली उस लड़की की फोटोज भी लीक हो गई थी, जो कि सीक्रेट वाइफ थी मिस्टर गू की, और वो फोटोज तो जिया जिया की थी। ये देखते ही यानचन भी बहुत गुस्से में आ जाता है, और वो उससे कहने लगता है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज तुम घर खुद ही चली जाओगी, मुझे कुछ इशू को हैंडल करना है। अब ये सुनकर सांग यू वहां से चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही कार से उतरती है तो उसे उसकी मैनेजर की कॉल आती है, जो कि उससे कहती है कि आज मिसेस गू ने अपना एक हाउस पसंद करना है, और हम लोग उसे स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। जबकि उधर यानचन ने कॉल की थी जिया जिया को कि ये सब क्या है, तो जिया जिया कहती है इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं, और वैसे भी अगर तुम एक दफ़ा मुझसे मिलने के लिए आ जाओगे, मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है, तो उसके बाद मैं तुम्हारा और सांग यू का पीछा छोड़ दूंगी।
यानचन कहता है ठीक है, हमारे पिछले रिश्ते के बदले, लेकिन सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा मैं वहां नहीं ठहरने वाला। अब उसने जानबूझकर वहीं पर ही सांगयू को भी बुलाया हुआ था, और जैसे ही वो देखती है कि सांगयू पीछे खड़ी है, वो यानचन के काफी क्लोज होती है और ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे उसने उसे किस करी हो। लेकिन यानचन उसे पीछे धक्का दे देता है और उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपनी सांगयू से प्यार करता हूँ। अब 10 मिनट पूरे हो गए थे तो यानचन तो वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जिया जिया बदला लेने लगती है और सांगयू को बुलाकर उससे अपनी बहुत सारी खिदमतें कराती है और इशारों इशारों में उसे कुछ बातें भी सुना देती है। कहती है कि मैं एक अमीर आदमी की कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। एक बिलियनियर था, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, लेकिन उसकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी। इसीलिए उसने सोचा कि कुछ फन किया जाए। वो एक गरीब सी लड़की को ले आया और उससे शादी कर ली और उसे प्रिटेंड क्या किया कि मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। और उसके बाद जब उसका खेल तमाशा और उसका फन पूरा हो गया, उसका दिल भर गया, तो उसके बाद उसने उस लड़की को डिवोर्स दे दिया। अमीर लोग अक्सर इसी तरह के फन करते रहते हैं, लेकिन बाद में उसने शादी अपनी बचपन की फियांसी से ही की थी। अब ये सब बातें वो जानबूझकर सांगयू को सुना रही थी, क्योंकि एक ना एक दिन उसे गु की रियलिटी तो पता चलनी ही थी, तब उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। अब यहाँ पर वो सांगयू को खुद के लिए एक ड्रिंक लेकर आने को कहती है, और उसके बाद वो जैसे ही ड्रिंक लाती है तो जानबूझकर वो उसके ऊपर भी गिरा देती है और अपने ऊपर भी, और फिर कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्यों गुस्सा आया हुआ है मुझ पर। और मैनेजर को बुलवाकर उसकी बहुत सारी इंसल्ट भी कराती है। इवन के मैनेजर ने तो उसे एक थप्पड़ भी लगा दिया था। अब वो उसे अपोलोजाइज करने को बोलते हैं, और तो और जिया जिया तो ये कह रही थी कि इससे कहो कि मेरे शूज वाइप करे। अब मैनेजर सांगयू को ये करने पर मजबूर करती है, लेकिन उसी टाइम पर वहां यानचन पहुंच जाता है, जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे ऊपर खड़ा करता है और कहने लगता है कि जिया जिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से इस तरह का काम कराने की। और उसके बाद सारे लोग वहां पर उसे मिस्टर गू बोल रहे थे। ये सुनकर सांगयू भी हैरान रह जाती है। यानचन उससे कहता है कि प्लीज मुझे बाद में एक्सप्लेन करने का मौका देना। और फिर उसके बाद असिस्टेंट आगे आता है और एक्सप्लेन करने लगता है, बताता है कि ये ड्रिंक सांगयू ने नहीं बल्कि जिया जिया ने जानबूझकर खुद पर गिराई है, क्योंकि वो जेलस हो रही है कि मिस्टर गू ने उससे नहीं बल्कि इस लड़की से शादी कर ली है। अब सारे लोग जिया के बारे में ही बुरा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि कितनी नीच इंसान है, खुद ही मिस्टर गू को छोड़कर गई थी और अब उसकी वाइफ को इसकी लाइफ से निकालना चाहती है। और फिर जिस मैनेजर ने मिस्टर गू की वाइफ के फेस पर थप्पड़ मारा था, असिस्टेंट जाकर बदले में उसे 3-4 थप्पड़ मारकर उसका हिसाब बराबर कर देता है। अब सांगी उससे नाराज हो चुकी थी, उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि मैं बस सही मौके की तलाश में था, मैं तो आज भी तुम्हें बताने वाला था कि मैं ही मिस्टर गू हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। सांगी उससे कहने लगती है कि हम दोनों स्टार्ट से मैचिंग ही नहीं थे, और क्या तुम मुझसे खेल खेल रहे थे, और जब तुम्हारा दिल भरता तुम मुझे छोड़कर चले जाते। और वैसे भी सोशल मीडिया पर हर तरफ तुम्हारी और जिया जिया की होने वाली शादी की खबरें फैली हुई हैं। अब इसके बाद मैं क्या इमेजिन करूं कि तुम मेरे साथ नहीं खेल रहे थे। अब ये सुनकर तो यानचन परेशान हो जाता है, उसे रोकने की मनाने की कोशिश करता है, कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो बोलती है नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुमने जानबूझकर झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, ये मेरे लिए एक धोखा था, अब हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। अब ये सुनते ही यानचन उससे कहने लगता है कि प्लीज ये शब्द अपने मुंह से ना निकालना, मैंने इसलिए तुमसे शादी नहीं की थी। अब वो तो वहां से चली जाती है और उसके बाद जिया जिया पकड़ लेती है यानचन को और उससे कहने लगती है कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। पर वो कहने लगता है कि झूठ मत बोलो, ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर तुम नहीं फैलाई हैं। लेकिन वो मासूम बन जाती है, मुकर जाती है, कहती है कि मुझे जब लोगों ने वापस आए देखा तो यही सोचा था कि हम दोनों की शादी होने वाली होगी, इसीलिए ये खबरें फैल गईं खुद से। जबकि उस टाइम पर वही मैनेजर जिसे थोड़ी देर पहले थप्पड़ पड़े थे, वो अपना गुस्सा निकालती है और कंपनी के ग्रुप्स में यही खबरें फैला देती हैं कि जिया जिया वो तो बहुत अच्छी है और वही मिसेस गू होनी चाहिए, लेकिन उनके बीच किसी वजह से लड़ाई हो गई है, और वो लड़ाई किसी और ने नहीं बल्कि सांगयू ने कराई है, जो कि मिस्टर गू की मिस्ट्रेस है। अब नेक्स्ट डे हर कोई सांगयू को बुली कर रहा था और उससे कहने लगते हैं कि तुम एक मिस्ट्रेस हो। वो आगे से बोलती है कि मैं मिस्ट्रेस नहीं बल्कि मैं वाइफ हूँ, पर वो सारे बोलते हैं कि तुम किसी प्रोमिनेंट फैमिली की नहीं, और एक ऑर्फन लड़की कैसे गू फैमिली की बहू बन सकती है। अब वो गुस्से में उस पर पानी फेंकने वाली थी कि यहाँ पर कोई आकर सांगयू को बचा लेता है, और वो होता है मिस्टर गू, जिसकी शर्ट पर पानी गिर जाता है। अब वो मैनेजर बहुत डर जाती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलत खबरें फैलाई हैं। यहाँ पर गू यानचन सबके सामने कह देता है कि मेरी वाइफ को आइंदा कोई कुछ ना कहे, और उस मैनेजर को भी जॉब से वो बाहर निकाल देता है। अब उसके बाद वो सांगयू के पीछे पीछे जाता है, वो यही कह रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर मैं मिस्टर गू की वाइफ होती तो लोग मुझे बुली करते, और मैं एक गरीब सी लड़की छोटी फैमिली की ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम लोग मैचिंग ही नहीं है। अब वो उसके पीछे पीछे आता है,
उसे मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सांग यू को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है। एक्चुअली उसकी भांजी थी जो बहुत बीमार थी और उसे एक स्पेशल डॉक्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। यहाँ पर उसके जीजू और उसकी सिस्टर उसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उनको अंदर एंटर नहीं होने दे रहा था। यहाँ पर सांग यू भी पहुंच जाती है, जो कि उनकी हेल्प करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उनको एंट्री मिलनी बहुत मुश्किल थी। इतने में वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकती है जिसमें यानचन बैठा हुआ था। अब ऑफ कोर्स उसके पास वहां की स्पेशल एक्सेस थी और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहकर वहां के दरवाजे खुलवा लेता है और सिर्फ मिस्टर और मिसेस गू को ही अंदर जाना अलाउ होता है। अब अपनी भांजी की खातिर अपनी लड़ाई को साइड पर रखकर यानचन के साथ वो अंदर चली जाती है और उस डॉक्टर से मीटिंग कर दी है। अब वो डॉक्टर जो कि आज रात ही यूएसए की फ्लाइट लेकर वहां से जाने वाला था, वो मिस्टर गू की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मान जाता है और कहने लगता है कि अगर मिस्टर गू की भांजी है तो फिर मेरी भांजी है, उसका मैं ज़रूर इलाज करूंगा। और वो उसकी सर्जरी करने के लिए रेडी हो जाता है। अब सांगयू बहुत खुश हो गई थी, उसके हस्बैंड की वजह से उसकी भांजी की जान भी बच जाएगी। अब उसके बाद वापस जाते समय वो एक्टिंग कर रही थी कि जैसे अभी तक नाराज है और गुयानचन उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। उससे कहता है कि बस यही एक झूठ बोला था तुमसे, अब पूरी लाइफ कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और फिर इतना क्यूट बनकर उसके करीब आता है और उससे कहता है कि देखो अगर तुम चली गई तो फिर मेरा दिल हमेशा तड़पता ही रहेगा। अब उसकी ये बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है और वो आगे से कहता है कि मुझे लगता है तुम मानने वाली हो। और इतना बता दूं कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये भी रिलीज करा दिया है कि मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ सांगयू है और जिया जिया के बारे में हर खबर बिल्कुल फेक है। अब वो पब्लिकली उसे दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर चुका था, तो ऑफ कोर्स उससे डिवोर्स लेना या उसे छोड़ना या उससे खिलवाड़ करना ये उसका मन था ही नहीं, ना ही कभी उसका इरादा था। अब ये सुनकर सांगयू को तसल्ली हो जाती है, उसे ऑफिशियली मिसेस गू का स्टेटस मिल चुका था सारी दुनिया के सामने। और आज के दिन वो उसे कहीं और नहीं बल्कि अपने फैमिली हाउस भी लेकर जाता है ताकि सांगयू की ये इच्छा भी पूरी हो जाए। वो उसे अंदर लेकर जाता है और उसे दिखाता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अरेंज किया है। एक डायमंड रिंग थी, उसके लिए डिज़ाइनर ड्रेसेस और महंगे महंगे हैंड बैग, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हर चीज़ उसने अरेंज की हुई थी और बोला था कि आज से तुम मिसेस गू की ही लाइफ गुजारोगी। लेकिन सांगी उससे कहने लगती है कि इस सब के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की थी और ये सब मुझे बहुत फेक लगता है। अब इतने में जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर गू की मम्मी की एंट्री होती है और यानचन की मम्मी उसे देखकर खुश हो रही थी। कहती है कि हर तरफ तुम्हारी शादी की खबरें फैली हुई हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जल्दी जिया जिया से शादी हो जाए। जब तुम दोनों ने 5 साल पहले ब्रेकअप किया था तब हम बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन अब फाइनली वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ चुकी है। और फिर सांगियो को देखकर कहने लगती है कि ये कौन है, क्या तुमने नई मेड हायर कर ली है यहाँ पर। लेकिन यानचन कहता है कि मेरा जिया जिया से कोई रिश्ता नहीं और ये लड़की जिसे आप मेड कह रहे हैं प्लीज ध्यान से बोले, ये मेरा प्यार है और आपकी बहू भी। अब ये सुनते ही मम्मी का तो पारा हाई हो जाता है। वो कहने लगती है कि पता नहीं ये कहाँ से तुम उठा कर ले आए हो, किसकी बेटी है, किस फैमिली की है, इसने जरूर तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। मेरा भोला भाला सा बेटा इसके चक्करों में आ गया। मेरी बात मानो, कल ही जाओ इसे डिवोर्स ले लो। ऐसी अनरिप्रेजेंटेबल वुमन हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो सकती। वो उसे घर से निकालने की बात करते हैं, लेकिन यानचन कहता है मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। इसे घर से निकालेंगे तो मैं भी घर नहीं आऊंगा। ये कहता हुआ वहां से जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर वहां पर कोई और एंट्री देता है और वो होती है मिस्टर गू की ग्रैंड माँ, जिनका ऑफ कोर्स होल्ड था उससे भी ऊपर। सांगयू की सासू माँ की भी सासू माँ लगती थी और यहाँ पर आकर वो सारी गेम ही पलट देती हैं और अपनी बहू को डांटने लगती हैं। कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुबान चलाने की, इतनी प्यारी लड़की है ये सांगयू और यही हमारी बहू रहेगी, खबरदार जो इनकी डिवोर्स कराने की कोशिश की। अब दादी माँ के सामने तो मम्मी की भी बोलती बंद हो जाती है और इतनी डांट खाने के बाद वो भीगी बिल्ली बन जाती हैं। और गुयानचन बहुत खुश हो गया था, उसकी फैमिली ने फाइनली सांगयू को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर ही लिया था उनकी बहू के तौर पर। अब नेक्स्ट डे उनके घर पर कोई आता है और वो था जाओ और उसके साथ सांगयू की सिस्टर। जाओ वहाँ पर बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने लगता है और बिल्कुल जाहिल लोगों की तरह वहाँ के सर्वेंट्स पर भी ऑर्डर चलाता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, तुम लोगों की मैडम वो मेरी रिश्तेदार लगती है और उनसे बहुत सारी खिदमतें कराता है। वो बहुत मिसबिहेव कर रहा था। अब सिस्टर तुरंत ही सांगयू को कॉल करती है और उसे वहां पर बुला लेती है। वो भी वहां पर आ रही थी, लेकिन इतने में मम्मी वहां पहुंच जाती है, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है जाओ का एटीट्यूड देखकर। जाओ सब पर ऐसे रोब जमा रहा था कि जैसे वो खुद घर का मालिक हो। और तो जब गार्ड उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे तब वो फर्नीचर को ही चिपक कर बैठ जाता है और कहता है कि मैं कभी यहाँ से नहीं निकलूंगा और आपका दौर तो पुराना हो गया, अब नया दौर है
और वो है आपकी बहू का, वही यहाँ पर राज करेगी। अब उनकी ये बातें सुनकर सांग यू पर उसे और भी गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है कि इसे तो आज मैं घर से निकाल कर ही रहूंगी। अब इतने में सांग यू भी वहां पर पहुंच जाती है और अपने जीजू की तरफ से उनसे सॉरी करती है। जीजू को कहती है कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी इतने बड़े घर में शादी हुई है, क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? मैंने सारी जिंदगी तुम्हें पाला, अपने घर में जगह दी, अब तो मैं 10 मिलियन लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। अब मम्मी भी गुस्सा करने लगती हैं और सांग यू से कहती हैं कि हाँ हाँ, मेरे बेटे का इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लुटा दो अपने इन जाहिल परिवार के लोगों पर। लेकिन सांग यू कहती है कि मैंने पैसे के लिए कभी भी आपके बेटे से शादी नहीं की थी। अब मम्मी भी उसे एक थप्पड़ मार देती हैं और ऊपर से वहां पर गु यानचन पहुंच जाता है, जिसे बहुत अफसोस होता है कि सांग यू को मेरी वजह से क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब उसके बाद आकर वो किसी तरह से सारे हालात को हैंडल करता है, अपनी मम्मी को भी शांत कराता है और उसके बाद फाइनली जाओ को वहां से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर सांग यू जा रही थी और उसे देखकर यानचन डर गया था कि ये घर छोड़कर जा रही है। वो उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मैं क्या करूं, मैं सारी दुनिया से तो लड़ सकता हूँ लेकिन अपनी मम्मी को डिसोबे तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुम्हारी सपोर्ट में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन प्लीज ये घर छोड़कर ना जाओ। अगर तुमने जाना भी है तो प्लीज उसी घर में जाना, वो जो विला तुमने खुद जीता था, हम वहां पर इकट्ठे रह लेंगे। लेकिन आगे से सांग यू कहने लगती है कि तुम्हारी मम्मी है तो मेरी भी मम्मी है, इनकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगी, और तुम्हारा घर मैं क्यों छोड़कर जाऊंगी, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। अब ये बात सुनते यानचन उसे हक कर लेता है, जबकि उधर जिया जिया वो मम्मी के पास आती है, जो पहले ही गुस्से में थी, उन्हें और भी भड़काने लगती है और कहती है मेरे पास एक प्लान है। ऐसा करते हैं कि यानचन को खुश करने के लिए आप एक पार्टी थ्रो करें अपनी बहू को वेलकम करने के लिए, लेकिन उस पार्टी में ऑफ कोर्स सांग यू फिट ही नहीं आएगी और सारे लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे फील होगा कि वो फिश आउट ऑफ द वाटर है और वो खुद ही हमारे इतने बड़े स्टेटस और सोशल सर्कल में खुद को मिसफिट फील करेगी और खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। मम्मी को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन जैसे ही पार्टी वाला दिन आता है बेचारी सांग यू बहुत परेशान हो गई थी। उसके डिज़ाइनर ड्रेसेस जिसने लाने थे और जिन मेकअप आर्टिस्ट ने उसे रेडी करना था वो सारे ट्रैफिक जैम में फंस चुके थे, कोई भी टाइम पर नहीं पहुंचा था। बाहर लोग खड़े गॉसिप्स कर रहे थे और जिया जिया सबको यही कह रही थी कि शायद वो लड़की पेंडू सी है, गरीब खानदान की है, उसे लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर फिट ही नहीं आती इसलिए वो इतनी लेट हो गई है, यहाँ पहुंची ही नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब सारे लोग उसे देखते हैं, वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो वो बहुत सुंदर और क्लासी लग रही थी और उस पार्टी में उसने हर किसी का दिल भी जीत लिया था। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि यानचन एंड टाइम पर उसके सारे ड्रेसेस और मेकअप आर्टिस्ट को भी लेकर पहुंच गया था, जिन्होंने इतना सुंदर सा रेडी कर दिया था उसकी वाइफ को, और उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हर कोई उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और यही कहते हैं कि मिस्टर गु और मिसेस गु दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों बहुत सुंदर लगते हैं इकट्ठे। अब ये देखकर तो जिया जिया को बहुत गुस्सा आता है, वो एक और प्लान करती है और वो जाती है अपने एक बचपन के फ्रेंड आचिन के पास और उससे कहने लगती है कि तुम जानते ही हो कि मैं और गु पहले एक कपल हुआ करते थे और अब मैं क्या करूं, मैंने उससे कुछ बातें क्लियर करनी है पर उसकी वाइफ मुझे क्लोज ही नहीं आने देती। वो आचिन को एक मेडिसिन देती है और कहती है कि प्लीज ये तुम उसकी वाइफ की ड्रिंक में मिला देना, वो थोड़ी देर साइड पर हो जाएगी रेस्ट करने के लिए, तो मुझे मौका मिल जाएगा, मैं गु यानचन से कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। अब आचिन उसे ये बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बचपन की फ्रेंड थी, जिया जिया की बात को टाल नहीं सकता। अब वो जाता है सांग यू से मिलने के लिए और उसे वही ड्रिंक पिला देता है। सांग यू जैसे ही वो ड्रिंक पीती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद आचिन देखता है तो गु वहीं पर ही खड़ा हुआ था और जिया भी साइड पर थी। उसे शक होने लगता है, वो सारा कुछ सच सच यानचन को बता देता है। वो लोग जाते हैं तो उस टाइम पर सांग यू का कमरा लॉक था। वो लोग नॉक करते हैं लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, कोई आवारा इंसान था जो कि उस पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। वो लोग तुरंत ही दरवाजा तोड़ देते हैं। वो जैसे ही अंदर देखते हैं तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर बेचारी सांग यू ने टेरेस से नीचे छलांग लगा दी थी। अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और यहाँ पर यानचन वो बेचारा बहुत तड़प रहा था। उसे वो सारा समय याद आने लगता है जो कि सांग यू ने उसके साथ बिताया था। यानचन की फैमिली की वजह से और उसके पास्ट की वजह से सांग यू को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा कि उसे नीचे छलांग लगा दी। आचिन उससे सॉरी करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिया जिया ने ये प्लान किया है, जहाँ पर भी उसके खिलाफ गवाही देने की जरूरत पड़ेगी मैं साथ हूँगा तुम्हारे, और वो उसे सारी कहानी सच सच बता देता है। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और उसे गुड न्यूज़ देता है, कहता है कि आपकी वाइफ भी बच गई है और उसकी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल सेफ है, लेकिन आपको बहुत एहतियात करनी होगी। ये सुनते ही यानचन की खुशी देखने वाली थी, उसका और सांग यू का बेबी होने वाला है। वो बहुत खुश हो जाता है ये सब सुनकर।
और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही सांगयू होश में आती है वो उसे भी यही गुड न्यूज़ देता है और सांगयू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसके और यानचन के बच्चे होंगे, उनकी अपनी फैमिली होगी, इससे बड़ी खुशी उसे पहले कभी नहीं इमेजिन हुई थी। अब सांगयू बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सिस्टर भी वहाँ पर पहुंची हुई थी उसकी केयर करने के लिए, लेकिन यहीं पर ही उसका जीजू भी पहुंच जाता है जो कि दोबारा से आकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और इसी बीच उसने सांगयू को एक धक्का भी दे दिया था। अब सांगयू ठीक ठाक तो थी, लेकिन वो अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी, और यानचन और सांगयू दोनों से यही मशवरा देते हैं कि तुम खुद कमाती हो, हम एक अच्छा लॉयर हायर करेंगे और उसके बाद तुम इसे डिवोर्स ले सकती हो, अब और जुल्म मत सहो। उसे एक्चुअली डर था अपनी बच्ची की कस्टडी को लेकर, लेकिन वो कहते हैं कि इतना अच्छा लॉयर तुम्हें गु हायर करके देगा कि बच्ची की कस्टडी तुम्हें ही मिलेगी। जबकि उधर मम्मी जो पहले सांगयू के लिए परेशान थी, अब जिया दोबारा उनको भड़काने लगती है और कहती है कि उसने तो आपकी नाक ही कटवा दी, पता नहीं किन आवारा लोगों को अपने पीछे बुला लिया था, उसकी कंपनी पहले बहुत खराब रही होगी, और वही गुंडे जब उसके पास पहुंचे तो उसने छलांग मार दी। तौबा तौबा, लोगों के सामने आपकी कितनी नाक कट गई। अब ये सब सुनकर तो मम्मी को दोबारा से गुस्सा आने लगता है कि वो हमारी फैमिली में मिसफिट है, और जैसे ही सांगयू वापस आती है तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी। लेकिन यानचन कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अब इसे कोई भी टेंशन नहीं देगा। ये सुनकर जिया गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो यानचन से आकर कहती है कि ये सब तुम मुझे तड़पाने के लिए कर रहे हो। यानचन उससे कहता है कि तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर रही, मेरी लाइफ शुरू हो चुकी है, मेरी अपनी फैमिली भी आने वाली है, प्लीज तुम यहाँ से दफा हो जाओ और हमें शांति से जीने दो, मुझे मालूम है ये सारा कुछ तुमने कराया था। ये सुनकर तो वो नील डाउन कर जाती है और उसके बाद वो सांगयू से मिलने जाती है, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज यानचन को मेरे पास आने दो, वो मेरा फर्स्ट लव है और हम ही एक दूसरे के साथ भी फिटिंग कपल हैं। लेकिन आगे से सांगयू उससे कह देती है कि क्या वो कोई टॉय है या कोई चीज है, कोई फर्नीचर है मैं तुम्हें उठा कर दे दूं। प्यार ऐसे जबरदस्ती नहीं होता, अगर यानचन तुमसे प्यार करता तो मैं उसे जबरदस्ती अपने पास ना रोकती, लेकिन अब वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ ही रहेगा। अब इसी बात पर वो उसे अपने साथ सीढ़ियों से नीचे गिराना ही चाहती थी। सांगयू खुद को बचा लेती है और उसके बाद जिया सीढ़ियों से गिर जाती है। अब मम्मी को लगता है कि सांगयू बहुत इवल है और उसी ने ही जिया को धक्का दिया है, लेकिन यानचन को अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा था। जबकि थोड़े अरसे बाद हमें दिखाते हैं कि जिया व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उसके पैरों पर असर हुआ था उसी चोट की वजह से, और वो दुनिया के सामने यही प्रेजेंट कर रही थी कि मिसेस गु बहुत मीन है और उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकती। जिया एक बड़े परिवार से थी और उसकी गवाही की वजह से बहुत से लोग गु यानचन की कंपनी से अपना कोऑर्डिनेशन खत्म करने की बात करते हैं। ये सब सुनकर सांगयू बहुत डर जाती है और यानचन से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ट्रबल क्रिएट हुआ, आई एम सो सॉरी, क्या मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे से यानचन कहने लगता है कि ऐसी बात कभी सोचना भी ना, मेरे पास इस सब का सॉल्यूशन है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि वो तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने खड़े हुए थे और यहाँ पर सांगयू कहती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया, बल्कि ये खुद ही गिरी है और इसका प्रूफ भी मेरे पास है। और इसके साथ ही वो वीडियो चलाती है जो कि यानचन ने प्रोवाइड की थी। उस वीडियो से साफ पता चल रहा था कि जिया सांगयू का हस्बैंड छीनना चाहती थी, इवन कि उसे भी अपने साथ सीढ़ियों से गिराना चाहती थी, लेकिन वो खुद ही गिर गई। और इसके अलावा ने भी कुछ प्रूफ दिए थे जिससे साफ पता चलता था कि पार्टी की नाइट उसने सांगयू को ट्रैप करने की कोशिश की है और उसकी ड्रिंक में भी कोई दवाई मिलवा दी थी। ये सब सुनकर सारी दुनिया को जिया का असली चेहरा पता चल जाता है और वो सारे लोग उसी को ही टॉन्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि ये मिस्टर और मिसेस गु को अपनी जिंदगी जीने नहीं दे रही, ये तो एक इवल वुमन है। अब फाइनली जिया ने हार मान ली थी और वो अब्रॉड वापस जाने का फैसला करती है और जाते जाते वो मिलती भी है और सांगयू से सॉरी भी करती है। उससे कहती है कि अब मैं आइंदा तुम्हारी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करूंगी। हाँ, मैं उससे पहले प्यार करती थी और इसी वजह से मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी, लेकिन अब तुम लोग अपनी लाइफ खुशी खुशी जियो। और वो चली जाती है और उसके बाद सांगयू यानचन से पूछती है कि क्या तुमने कभी जिया से प्यार किया था, तो वो उससे कहने लगता है कि तुम पास्ट की बातें क्यों करती हो, मेरी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अब हम दोनों घर चलेंगे और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ जिएंगे। और फिर इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि सांगयू जो कि प्रेग्नेंट है वो अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। यहीं पर उसे अपना एक्स जीजू जाओ दिखाई देता है जो कि इस वक्त एक भिखारी बना फिर रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी जब से डिवोर्स हुई थी उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी और ना ही ढंग का कोई काम था। उसे अपने सारे बुरे कामों का बदला मिल चुका था, जबकि सांगयू सोच रही थी कि उसे क्या मिलेगा, एक बेटा या फिर बेटी। और इसी बारे में वो सोचती सोचती शॉपिंग कर रही होती है कि यहीं पर ही उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और उनको गुड न्यूज़ देता है, कहते हैं कि आपकी तरफ ट्विंस हुए हैं
और मम्मी तो ये न्यूज़ सुनकर डबल खुश हो जाती हैं। अपना एक पोता और एक पोती दोनों उनको मिल गए थे। वो सांग-यू की तरफ से अब हैप्पी थी। और उसके बाद लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और यानचन और सांग-यू आज भी एक साथ हैं और वो लोग एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।